पप्पू यादव जैसे सांसद, अगर मैं नाम उनका लूं, तो वो भी बयान दे रहे थे थोड़े दिन पहले संसद में कि 90% महिलाएं जो हैं वो आदमियों के बिस्तर से होकर गुजरती हैं अगर वो राजनीति में आगे बढ़ना चाहती हैं। कई बार ऐसा महिलाओं के साथ होता है कि जब वो कोई पद मांगती हैं या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाती हैं तो उनको कई सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए बोला जाता है। हर एक पार्टी बात करती है कि हम महिलाओं को चाहते हैं बढ़ावा देना, नारी शक्ति की बात करती है, लेकिन जैसे ही बात आती है टिकट देने की या चुनाव की तो सारी पार्टियां पीछे हट जाती हैं। ऐसा कुछ है, समाज हमारा तैयार है महिलाओं को देखने के लिए कि हमारी लीडर महिलाएं हो सकती हैं? राजनीति में अब अगर महिलाओं को नए स्तर से लाना है तो काबिल महिलाओं को लाया जाए। तो क्या सचमुच ये महिला आरक्षण बिल के थ्रू उनका रास्ता ये वाला था कि मतलब वो अपनी सीट्स मैनिपुलेशन करके और संविधान बदल दे पूरा, और ये बिल पास हो जाता, उसके बाद तो अपनी मनमानी चलती। ये बात बीच सदन में अमित शाह जी ने कही भी थी कि मैं सेम रेशियो में सीट्स बढ़ा दूंगा, लेकिन पार्लियामेंट नैरेटिव्स पर नहीं चलती है। अगर वो ये बात लिखित में लेकर आते अमेंडमेंट पे तो शायद उस समय ये बिल पारित हो गया होता। सवाल ये है कि सत्ता उनको रिजर्वेशन देना चाहती है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं आकाश नायक और पूरे देश में एक मुद्दा जो इस समय चल रहा है, गरमाया हुआ है, उस मुद्दे का नाम है महिला आरक्षण बिल। इस पूरे बिल पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कीर्ति सागर, जो हाईकोर्ट प्रयागराज में समीक्षा अधिकारी के तौर पर रह चुकी हैं। इसके अलावा ये महिला उद्यमी भी हैं, अपना खुद का पेट्रोल पंप संचालित करती हैं, साथ ही गरीब और अंडर प्रिविलेज बच्चे जो हैं उनको ये पढ़ाई भी कराती हैं, उनको पढ़ाती हैं। इसके साथ ही महिलाओं को कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ जाए इसके बारे में भी ये काम कर रही हैं। बहुत सारे काम कर रही हैं कीर्ति जी। कीर्ति जी, स्वागत है आपका द यूपी लोकल में। धन्यवाद नायक जी, आज मुझे यहाँ द यूपी लोकल में बुलाने के लिए, इस इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि मैं महिलाओं की पक्ष यहाँ आपके सामने रख सकूं। जी, थोड़े दिन पहले संसद में एक बिल पेश हुआ था, महिला आरक्षण बिल, और ये बिल क्यों फेल हो गया, इसके फायदे नुकसान क्या हो सकते थे, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो पहला सवाल मेरा जो है वो आपसे यही है कि सबसे मुझे आसान भाषा में ये समझा दीजिए कि महिला आरक्षण बिल जो है वो संसद में फेल क्यों हो गया, क्या वजह थी इसकी? देखिए, महिला आरक्षण बिल जो है संसद में फेल होने के 3 कारण थे। पहला कारण 33% आरक्षण के साथ में डिलिमिटेशन को जोड़ा गया। ठीक है। दूसरा कारण जो था वो नॉर्थ और साउथ के बीच में पॉपुलेशन गल्फ को ना काउंट करना था। और तीसरा जो कारण था वो जातिवाद से रिलेटेड है, यानी कि कोटा विद इन कोटा, जहाँ पे एक जाति को कंप्लीटली निगलेक्ट कर दिया गया। आप जानते हैं ओबीसी को यहाँ काउंट किया ही नहीं है। ठीक है, अगर महिला आरक्षण बिल पास हो जाता संसद में तो आपको नहीं लगता कि इससे परिवारवाद को बढ़ावा मिलता, या ये होता कि जैसे जो लोग पहले से चुनाव लड़ रहे थे उनकी बेटियां या फिर उनकी पत्नियां चुनाव लड़ती, तो कहीं ना कहीं सत्ता में तो वही लोग होते। तो ये बिल कैसे, मतलब फिर तो क्या ही फायदा था इस बिल का? अगर बात ऐसी है कि ये परिवारवाद पर ही जाता तो ये इसमें बिल्कुल भी मुझे सच्चाई दिखाई नहीं देती है। हाँ, कुछ हद तक हो सकता है कि उसी परिवार की महिलाएं चुनाव लड़ती, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक राजनीतिक परिवार की महिला भी उतनी ही काबिल हो? बिल्कुल हो सकता है। ये सारा जो क्वेश्चन है आपका वो डिपेंड करता है महिलाओं की काबिलियत पर। यदि महिला काबिल है और उसको राजनीतिक ज्ञान है तो उसको बिल्कुल टिकट भी मिलना चाहिए और उसको उस क्षेत्र से जीतना भी चाहिए। अगर आपकी उस क्षेत्र में राजनीतिक पकड़ है तो बिल्कुल आपको टिकट मिलना चाहिए, लड़ना चाहिए और संसद में बैठना भी चाहिए। और वो महिलाओं को उतने टिकट्स नहीं देती, क्योंकि आज भी अगर हम संसद की बात करें तो 14 to 15% आई थिंक महिला सांसद हैं संसद में, जबकि 33% आरक्षण बिल जो है वो पहले ही पास हो चुका है 2023 में। तो ये पार्टियां ऐसा क्यों करती हैं कि टिकट देने के टाइम पे तो मुकर जाती हैं, और जब बात हो रही होती है कि महिला आरक्षण की तो हम लोग नारे लगाने लगते हैं कि नहीं, महिला शक्ति को बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। मेन रीजन क्या है, क्यों करती हैं पार्टियां ऐसा? टिकट देने के नाम पर मुकर जाते हैं, इसलिए तो महिला आरक्षण लाना जरूरी है, क्योंकि इसको फिर हम इम्पोज करेंगे कि आपको देना ही पड़ेगा टिकट। दूसरी चीज ये, टिकट देने के नाम पर इसलिए मुकर जाया करते हैं ज्यादातर लोग क्योंकि महिलाएं इतनी ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके पास ना इतना पैसा है और ना ही इतनी राजनीतिक समझ है। ये एक एक्सेप्शन है, कई लोगों में ऐसा है भी, पर ज्यादातर में ऐसा नहीं है। तो आज हमें जरूरत है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनाएं, फाइनेंशियली भी, और एक उनकी राजनीतिक ट्रेनिंग भी कराई जानी चाहिए। ठीक है, महिला आरक्षण बिल की हम लोग बात कर रहे हैं।
अगर जैसे महिला आरक्षण बिल आता है पूरी तरह से लागू भी हो जाता है, जमीन पे भी लागू हो जाता है, जो महिलाएं राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है, जिनका कोई पहले से नाता नहीं है राजनीति में, उनके लिए कितना मुश्किल होता है ये सफर? क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था कि राजनीति में जो भी महिलाएं होती हैं उनको कई सारे फेवर्स उनसे मांगे जाते हैं, लोग बात करते हैं, बड़े बड़े नेता बयान देते हैं कि पप्पू यादव जैसे सांसद, अगर मैं नाम उनका लूँ तो वो भी बयान दे रहे थे थोड़े दिन पहले संसद में कि 90% महिलाएं जो हैं वो आदमियों के बिस्तर से होकर गुजरती हैं अगर वो राजनीति में आगे बढ़ना चाहती हैं। इस पूरे बयान पे क्या टेक है आपका? इस जो आपने इसमें सवाल कितनी पूछा, सच्चाई है इस बयान में? क्या सबके साथ ऐसा होता है, महिलाओं के साथ? कई बार ऐसा महिलाओं के साथ होता है कि जब वो कोई पद मांगती हैं या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाती हैं तो उनको कई सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए बोला जाता है। सवाल ये कि सिर्फ महिलाओं से ही क्यों और क्यों करना है कॉम्प्रोमाइज? इन सब महिलाओं को इस तरीके के घिनौने कॉम्प्रोमाइजेस ना करने पड़े, इस वजह से महिला आरक्षण का होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन थोड़ा अगर एक ऊंची सीट पर महिला बैठी हुई है और एक निचली सीट की महिला उनसे कोई गुजारिश करती है अपनी पदोन्नति के लिए या अपने प्रमोशन के लिए, तो लाजमी सी बात है वो किसी भी तरह का करप्शन होगा पर इतना घिनौना नहीं होगा। मतलब ये जो इस तरह के फेवर्स जो हैं वो नहीं मांगे जाएंगे। अगर Definitely. राजनीति में महिलाओं की सेफ्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कितनी सेफ है महिलाएं, तो अगर आपका कहना है कि महिला आरक्षण बिल लागू हो जाता है तो महिलाएं ज्यादा सेफ फील करेंगी? जरूर लागू होना चाहिए। अच्छा, पर जरूर लागू होने में और लागू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है में अंतर है। सवाल ये नहीं है कि होना चाहिए या नहीं, निश्चित रूप से होना चाहिए। जो कमजोर है उसको उठाना ही है जी। ये पहले से ही संविधान में अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 3 में लिखा है कि महिलाओं के और बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया जाना चाहिए ताकि उनको सशक्त किया जा सके। ठीक है, ठीक है। सवाल ये नहीं है कि उनको रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि सत्ता उनको रिजर्वेशन देना चाहती है या नहीं। तो सरकार कोशिश तो कर रही थी। आपको नहीं लगता कि इस बिल को पास होना चाहिए था, विपक्ष और सरकार दोनों मिलके पास कराते और जो सीट्स हैं उन पर रिजर्वेशन देते? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ मतलब महिलाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सिर्फ एक नैरेटिव था कि हमें महिलाओं को 33% आरक्षण देना है, क्योंकि अगर आरक्षण देना था तो उसके साथ डिलिमिटेशन जोड़ दिया गया। ठीक है, ये एक जो दुम छल्ला उसके साथ में जोड़ा गया है कि हमें आरक्षण देना है, ठीक है, और हम देंगे तब जब डिलिमिटेशन होगा। सारी बात मानी। अब डिलिमिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है नॉर्थ और साउथ के बीच का जो पॉपुलेशन गल्फ है। साउथ ने अपनी पॉपुलेशन कम कर ली है और नॉर्थ ने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली है। अब इन दोनों के बीच में अगर इतना पॉपुलेशन गैप होगा तो ये बहुत लाजमी सी बात है कि ज्यादातर सीटें जो है वो नॉर्थ में चली जाएंगी। साउथ के पास तो सीटें बहुत कम बचेंगी, जबकि उन्होंने एक अच्छा काम किया कि अपनी पॉपुलेशन को कम कर लिया गया। अच्छे काम के बदले किसी को पनिशमेंट मिले या रिवॉर्ड, आप डिसाइड कीजिए। और अगर ऐसा हो जाता है कि साउथ को सीट्स कम मिलती हैं और नॉर्थ को सीट्स ज्यादा, तो एक ही पार्टी का वर्चस्व हो जाएगा पूरे में। ठीक है। अभी भी जैसे अगर हम पंचायत स्तर पे बात करें तो महिला आरक्षण जो है वो लागू है। 33% महिलाएं, रोटेशन वाली सीट्स पॉलिसी है वहां पे, और ऐसा होता है। लेकिन दिक्कत एक जो आती है कि जैसे कोई प्रधान है तो प्रधान डिसीजन नहीं ले रहा होता। अगर कोई महिला प्रधान है तो वो खुद डिसीजन नहीं लेती, बजाय उसके उसका प्रधान पति जो होता है वो डिसीजन लेता है। तो क्या संसद में भी ये वाली पॉलिसी होती, जैसे अगर आरक्षण हो गया उसके बाद ये वाली पॉलिसी की यार सांसद है और सांसद पति, कुछ ऐसा टर्म इस्तेमाल होती कि आने वाले टाइम पे? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, मैं इसका बिल्कुल विरोध करूंगी। प्रियंका गांधी जी महिला सांसद हैं, कंगना राणावत जी महिला सांसद हैं, इनके पीछे आपको क्या लगता है कुछ स्क्रिप्टेड मेल्स हैं? नहीं, कुछ परसेंटेज तो ठीक है, कुछ परसेंट को तो हम मानते हैं, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो बहुतायत में काफी सारी महिलाएं, मोस्टली महिलाएं ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड, जो आप बात कर रही हैं, वो पीछे स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा होता है और बाद में वो उसको बोल रही होती है, पढ़ रही होती है। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि उन महिलाओं को लाया जाए जिनके पास राजनीतिक समझ है, जिनके पास कुछ क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जिनकी क्षेत्र में पकड़ है और जो इतनी दम रखती हैं कि अपने क्षेत्र को अपने देश हित में रिप्रेजेंट कर सकें। हमारा जो समाज है क्या ये तैयार है महिलाओं को एज लीडर देखने के लिए? मतलब क्योंकि पितृसत्तात्मक सोच है लोगों की, पुरुष जो है वो कभी नहीं चाहते कि महिलाएं उनसे आगे बढ़ें, या मतलब अपने से ऊपर वाली कुर्सी पे दिखने में थोड़ा सा उनका ईगो हर्ट होता होगा। मतलब ये मेरी धारणा नहीं है, ये ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ।
तो ऐसा कुछ है, समाज हमारा तैयार है महिलाओं को देखने के लिए कि हमारी लीडर महिलाएं हो सकती हैं? हमारा समाज बिल्कुल तैयार है। 34 साल पहले से ये तैयार हो गया था, और उससे भी बहुत पहले से तैयार हो गया था। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई नहीं थी क्या? आप मुझे बताइए, इंदिरा गांधी ने पूरा देश नहीं चलाया क्या? यूपी सुचित्रा कृपलानी जी ने नहीं चलाया क्या? मायावती जी ने नहीं चलाया क्या? सरोजनी नायडू जी नहीं रही क्या यहाँ पर? बिल्कुल रही है। तो फिर देश कब तैयार नहीं था? देश हमेशा से तैयार था। बस सवाल ये है, अगर आप ये कहते हैं कि पुरुषों को महिलाओं की बातें मानने में बुरा लगता है, तो मैं आपको बता दूं, जब बच्चा छोटा होता है ना, बेटा होता है, तो उसका सबसे ज्यादा प्रेम अपनी माँ के साथ होता है, और वो हर बात अपनी माँ की मानता है। ठीक, ये डिपेंड करता है कि आप महिला को किस नजर से देखते हैं। ठीक है। मेरा एक सवाल और आपसे है, वो सवाल ये है कि जिस तरह से हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, वो महिलाएं जो राजनीति से नहीं जुड़ी हुई हैं, जो नॉर्मल अपना किचन देख रही है, तो उनके खर्चे पे या उनके जो मुद्दे हैं वो कैसे, अगर महिला सांसद ज़्यादा बढ़ गई, रिजर्वेशन बिल आ गया, तो कैसे वो मुद्दा उनके उठ सकते हैं संसद में? इस पे कैसे देखेंगे आप? हर एक बारीकी को महिला देखती है। क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ सभी के पास प्रॉपरली पहुंची हैं या नहीं? एंटी अल्कोहल ड्राइव्स चलाई गई जब महिलाओं को प्रधान बनाया गया। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज़ देखी गई, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ देखी गई। महिलाओं ने उसमें बहुत ही कमाल का काम करके दिखाया। इसलिए महिलाओं का बहुत ज़रूरी है अब पार्लियामेंट के अंदर आना। ठीक है। अभी की जो सरकार है वो क्या सही में महिलाओं के लिए, हित के लिए काम कर रही है, या सिर्फ एक मतलब वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि महिला आरक्षण का नाम ले दो, बाद में विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ दो कि भाई इनने बिल पास नहीं होने दिया, और खुद जो महिलाओं के वोट्स हैं, जो आधी आबादी के वोट्स हैं, उनको इकट्ठा करो, अपनी तरफ आकर्षित करो? इस पर मैं एक अपनी बहुत ही तटस्थ राय देना चाहूंगी जी। जैसा कि सत्ता ने किया कि डीलिमिटेशन के बिना महिला आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर डीलिमिटेशन के बिना महिला आरक्षण दे दिया गया, यानी कि 545 सीटों में से ही अगर महिला आरक्षण दिया गया, तो 181 महिलाएं फिर संसद भवन में बैठेंगी। अब सवाल ये बनता है, वो कौन से 181 पुरुष होंगे जो अपनी सीट छोड़ देंगे? अब इसमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे पर्ची सिस्टम चला दो, ठीक है। अब मेरा सवाल आम आदमी से है। अगर आपके पिताजी किसी ऑफिस में काम करते हैं और मान लीजिए उस ऑफिस में 100 पुरुष काम करते हैं और वहां पर 33% महिला आरक्षण हो जाता है जॉब के लिए, और फिर उनमें से 33 पुरुषों को निकाल दिया जाता है और उनके बदले महिलाओं को रख दिया जाता है उस नौकरी पर। उन 33 में एक आपके पिताजी भी थे, तो उनके लिए क्या ये फेयर होगा? विमेन रिजर्वेशन को अलग कर दीजिए, परिसीमन को अलग कर दीजिए, नहीं, दोनों को साथ में ही रखिए, लेकिन परिसीमन को सेम उसी रेशियो में रहने दीजिए जिस रेशियो में वो अभी है। इससे ना ही पुरुष को अपनी सीट सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी और महिलाओं को भी पूर्णतः जो है रिजर्वेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इनको अलग अलग कर दिया गया, तो फिर तो ऐसे वो कौन से पुरुष होंगे जो अपनी सीट सैक्रिफाइस कोई भी अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहेगा। एग्जैक्टली, कोई भी अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहेगा। किसी पुरुष ने अपनी पूरी जिंदगी राजनीति को दे दी है। ठीक बात है। तो इसको यह है कि अगर उसके साथ ही पास कर दिया जाए कि डीलिमिटेशन भी हो जाए और महिला आरक्षण बिल भी हो जाए, तो दोनों एक साथ पास हो जाए। ये बात बीच सदन में अमित शाह जी ने कही भी थी कि मैं सेम रेशियो में सीट्स बढ़ा दूंगा, लेकिन पार्लियामेंट नैरेटिव्स पर नहीं चलती है। अगर वो ये बात लिखित में लेकर आते अमेंडमेंट पे, तो शायद उस समय ये बिल पारित हो गया होता। उन्होंने इस पूरे सेशन में बोला मुझे 1 घंटे का टाइम दीजिए, मैं इसको एडिट करके लेकर आता हूँ, और फिर वो आए ही नहीं। तो मैं ये एक जानना चाहता हूँ कि ये जो महिला आरक्षण बिल है, क्या विपक्ष कभी लागू होने देगा? विपक्ष ने इस बिल को इसलिए रोका क्योंकि ये पहले से ही लिखित नहीं था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डीलिमिटेशन किस बेसिस पे होगा, कहां पर ज्यादा सीट बढ़ाई जाएंगी, कहां पर कम बढ़ाई जाएंगी। ये सिर्फ उन्होंने मौखिक कहा कि सेम रेशियो में बढ़ा दूंगा। जी, वो 850 सीटों तक कर सकते थे। 850 सीटें उन्हें बढ़ानी है, लेकिन किस राज्य में कितनी बढ़ाएंगे, कितनी कम करेंगे, ये उन्होंने कहीं नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं सेम रेशियो में बढ़ा दूंगा, लेकिन कहने से संसद में बात नहीं बनती है। अगर ये लिखित में होता तो ये बढ़ा दिया जाता, लेकिन ये लिखित में नहीं था। अगर वो सब उस दिन साइन कर देते, यानी कि सभी विपक्षी नेता उस दिन साइन कर देते और ये बिल पास हो जाता, उसके बाद तो अपनी मनमानी चलती और सीधे फिर हमारे यहाँ घुस जाता जेरीमैंडरिंग। कंप्लीटली जेरीमैंडरिंग होती, यानी कि अपनी मनमानी सीटें बढ़ाते वो। ये जेरीमैंडरिंग एक बहुत ही सिंपल सा टर्म है
जो कि मैसाचुसेट्स में 1812 में गवर्नर जेरी ने यूज किया था। उसमें सिंपल सा हम ये करते हैं कि जिस राज्य में हम जीतते हैं, जिस राज्य में मैं जीत रही हूँ, वहां पर मैं परिसीमन द्वारा लोकसभा की सीटों को बढ़ा दूंगी, और जिस राज्य में मैं सीटें हार रही हूँ उस राज्य में मैं परिसीमन द्वारा लोकसभा की सीटों को घटा दूंगी। मान लीजिए कि मैं नॉर्थ स्टेट्स में जीतती हूँ तो वहां पर मैं सीटों को कर दूंगी 550 इस 850 में, और मान लीजिए कि मैं साउथ की स्टेट्स में हारती हूँ तो वहां पर मैं परिसीमन की सीटों को कर दूंगी 300। अगर मैंने इनको 300 कर दिया और उनको 550 कर दिया तो किसका वर्चस्व हो? हमेशा मेरी पार्टी का। ठीक बात है। और अगर मेरी पार्टी का वर्चस्व यहीं पर खत्म नहीं होता, ये जो टर्म है यहीं तो पर सरकार ये करना चाहती थी कि वो अपनी मनमानी करना चाहती थी कि नंबर ऑफ मतलब सीट्स का मैनिपुलेशन है वो अपने हिसाब से कर ले। ऐसा कर भी सकती थी अगर ये बिल पास हो जाता तो, ठीक है, लेकिन बात इस चीज की नहीं है, ये पॉइंट यहीं खत्म नहीं होता। अगर ये पूरा वर्चस्व मेरा लोकसभा के अंदर स्थापित हो जाता एक बार, तो फिर कभी जिंदगी में कोई विपक्ष दल मेरे सामने खड़ा ही नहीं हो पाता, क्योंकि ये 550 लोग तो सीधे सीधे मेरे हैं। और जब कभी भी मुझको संविधान को संशोधन करना होता तो मुझे तो 2/3 सीट्स चाहिए ना भाई। 850 में से 2/3 सीट्स हमेशा मेरे पक्ष में होती, और धीरे धीरे करके क्लॉज बाय क्लॉज में पूरा का पूरा संविधान जो है पलट देती। तो जो आरोप लगते हैं बीजेपी के ऊपर, बीजेपी वही करने वाली थी क्या? ये बात ये संविधान बदल देंगे बीजेपी वाले, ये कर देंगे, तो क्या सचमुच ये महिला आरक्षण बिल के थ्रू उनका रास्ता ये वाला था कि मतलब वो अपनी सीट्स मैनिपुलेशन करके और संविधान बदल दे पूरा? जिसका भी लोकसभा में वर्चस्व होगा वो बिल्कुल अपनी मनमानी कर सकता है। तो अभी तो बीजेपी का वर्चस्व है ना, बीजेपी लोकसभा में ज्यादा है, तो क्यों नहीं ला पाए 2/3 सीटें? और अगर ऐसा हुआ कि हमेशा के लिए किसी एक पार्टी का लोकसभा में वर्चस्व हो गया, संविधान बदलते देर नहीं लगेगी, और जब संविधान एक तरफा हो जाएगा देश खत्म। ठीक है, तो महिला आरक्षण बिल जो है वो कभी पास होगा या नहीं होगा? मेरा सवाल अभी भी वहीं अटका हुआ है। महिला आरक्षण बिल आज के आज ही पास हो सकता है अगर सभी राज्यों की सीटों को सेम रेशियो में बढ़ा दिया जाए और फिर इसको 850 तक ले जाया जाए, और उस 850 में 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया जाए। इससे ना ही पुरुषों के साथ नाइंसाफी होगी, ना ही साउथ की स्टेट्स के साथ नाइंसाफी होगी, ना ही जेरीमैंडरिंग होगी। ठीक है, तो जो वजह थी मेन, उन्होंने ये भी समझाया कि किस तरह से नुकसान हो सकता था महिला आरक्षण बिल से अगर वो पास हो जाता इन शर्तों के साथ। धन्यवाद कीर्ति जी हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।